हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 10th क्लास है हमारी, तो कल मैंने आपको बेसिकली भूगोल की शाखा बताई थी। क्या होता है भूगोल में, पढ़ते कैसे हैं, क्या कुछ ही समझाने का प्रयास किया था। जबकि ओवरऑल चैप्टर हमारा आज शुरू है, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें देखिए, चैप्टर है हमारा संसाधन एवं विकास। क्या पढ़ेंगे? संसाधन एवं विकास, ठीक है। ये आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आप जानने का प्रयास करिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाती हैं। ऐसी वस्तु की सूची तैयार करें और बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थ। भाई ऐसी कौन सी है जो हमारे जीवन को बड़ा सुलभ बनाती है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपका जीवन सुलभ बन रहा है, चीजें आसान हो रही है, कुछ चीजें ना भी समझ आए तो हम डिजिटल के माध्यम से बड़े आसानी से हम पे छाप छोड़ दें। क्लियर है? कह रहे कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ऐसा हो जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। आर्थिक रूप से कैसा हो? संभव हो और उसको मान्य। एक संसाधन है जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं कि आपका रूपांतरण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संस्थान के पारस्पर एक क्रियात्मक संबंध में निहित है। ऐसी है, एक दूसरे से परस्पर आपका निहित है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए वो क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। क्या आपने कभी बहुत से लोगों की तरह संसाधन में प्राकृतिक उपहार को समझते हैं? ऐसा किया है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिमाण है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या कह रहा है? मानव एक संसाधनों का स्वयं महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है और उन्हें प्रयोग करते हैं। इनमें संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला देखना है, उत्पत्ति के आधार पर, संभाव्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर हम लोग इसको आपका देखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं संपत्ति के आधार पर कि अगर हम आपका संसाधनों की बात करें कि संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो बेसिकली कोई आपसे क्लासिफिकेशन पूछे तो 4 टाइप के क्या है आपका क्लासिफिकेशन है। अब उन 4 टाइप में भी कुछ आपका सब टाइप है। जैसे मैंने कह दिया कि सबसे पहले बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। आपने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं कि 4 प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, आप कह रहे हैं कि ऑनरशिप के बेसिस पर और डेवलपमेंट के बेसिस पर। इनके कुछ सब पार्ट हैं। अब जैसे उत्पत्ति के आधार में हुई आपका ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक है, जैव और अजैव है, आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय मतलब जिनको हम पुनः रिचार्ज कर सकते हैं, अनवीकरणीय जिनको हम पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि स्वामित्व के आधार पर ऑनरशिप में 3 कंडीशन है, 4 है। एक है किसी का व्यक्तिगत कोई संसाधन हो सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास ये पेन है तो ये मेरा हो सकता है, ये किसी समुदाय का हो सकता है, ये किसी राष्ट्र की संपत्ति हो सकती है और ये क्या हो सकता है? अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, बड़ा बेसिक फंडामेंटल है। क्लियर है? डेवलपमेंट के आधार पर संभावी हो सकता है कि हम ऐसा विकास कर सकते हैं, विकसित हो सकता है और आपका विकसित भंडार और संचित कोष हो सकता है। तो ये बेसिकली 4 के साथ उनके कुछ सब पार्ट भी हैं जो आपका इसमें बनते हैं। तो आपको इनके सब पार्ट पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? चलिए, तो इनको देखना है और इनको ध्यान रखना। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कोई हमें प्रकृति से मिला आपका संसाधन है। उस संसाधन को हमने कहां पहुंचाया? हमारे जो हमारा इंस्टीट्यूशन था, यानी हमारी फैक्ट्री तक हमने पहुंचाया उसको। उस फैक्ट्री में हमने तकनीकी के माध्यम से क्या बना दिया? उसको रिसोर्स बना दिया, संसाधन बना दिया।
एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हमको लोहा मिलता है, Fe जिसको बोलते हैं, लोहे की हमको कच्चा मिलता है, हम उसको पकाते हैं, हम उसको फिल्टर करते हैं, हम उसके ऑक्साइड सब कुछ अलग करते हैं, फिर हम तकनीकी के माध्यम से उसकी शीट बनाते हैं, और वही शीट से हम प्रयोग करके टेक्नोलॉजी कर फिर हम लोग कार बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, ना जाने कितने बाइक वगैरह मल्टीपल चीजेस में यूज करते हैं। तो हमने रिसोर्सेज को अपने इंस्टीट्यूशन में उनको डेवलप किया टेक्निकल के माध्यम से, और हम एक नए चीज को बना रहे हैं। तो ध्यान रखना है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का आपस में कोरिलेशन है, एक अंतः संबंध है। क्लियर है? अब आप सबसे पहले इस वाले पूरे को मैं कहता हूं सभी बच्चे इसको एक सारणी फॉर्म में जरूर बनाएं। जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं तब तक ये समझ नहीं आएगा। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, तो आप सबसे पहले इनको एक एक करके सबसे पहले इन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में इन चारों को इंपॉर्टेंट करके लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर आगे क्या लिखना है मैं बताऊंगा आपको। चलिए हो गया। तो स्वामित्व के आधार पर लिखना है, समाप्यता के आधार पर, और ऑनरशिप के बेसिस पर भी, और आप डेवलपमेंट के बेसिस पर, सबको लिख लीजिए बच्चों। चलिए अब देखिए हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ आते हैं रिसोर्सेज पर। ये लिस्ट आपके सामने है, और देखिए इसमें हमारे रिसोर्सेज को दो बेसिस पर बनाया है। संसाधन है हमारा, रिसोर्सेज है, एक है नेचुरल बेसिस पर और दूसरा है मैन मेड। कैसा है? प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, प्राकृतिक को सबसे पहले देखते हैं। प्रकृति के भी दो पार्ट हैं। ए पार्ट में देखिए आप नवीकरणीय, और बी पार्ट में देखिए अनवीकरणीय। नवीकरणीय के भी आपके दो पार्ट हैं, ए और बी। तो अगर हम इसमें आपको हम देख रहे हैं प्राकृतिक, पहले ध्यान दीजिए संसाधन में दो हैं, प्राकृतिक और मानव कृति। हम प्राकृतिक में बात करेंगे। तो प्राकृतिक में पहला पार्ट हमने लिया है आपका नवीकरणीय, और नवीकरणीय के दो सब पार्ट हैं। एक है सतत कॉन्टिन्यूस, आपका प्रवाह, जैसे कि जल और पवन, ये आपके कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद दूसरा है जैव। जैव को आप देख सकते हैं प्राकृतिक, वनस्पति, और आपका वन्य जीव हम लोग आपका देख सकते हैं। ठीक, ये दो पार्ट में आपका डिवाइड है बेसिकली। ऐसा है, दो पार्ट में आपका डिवाइड है। तो जैव में अगर आपको ध्यान रखना है, एक नेचुरल है, मतलब एक आपका वनस्पति है, यानी कि जहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और दूसरा क्या है आपका जीव जंतु। तो ये भी, इसमें भी दो पार्ट थे जैव में। ठीक है, एक ए और बी। लिखना बाद में है बच्चों, ध्यान दीजिए, लिखना बाद में। दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में पुनर्चक्रीय धातु और अचक्रीय धातु जीवाश्म है, यानी कि अनवीकरणीय में ऐसे जिनको हम लोग आपका रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद उनको दोबारा हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। एक है जिसको हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे हमारा आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एक बार हमने यूज कर लिया, और कोयला हो गया, फिर हम लोग उसको यूज दोबारा आपको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आपका चक्रीय है, कौन सा अचक्रीय है, यानी कि हम जिसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ए में आपका रिसाइकल है और बी में
नॉट रिसाइकल है। सबसे पहले बताइए, ये है आपका प्राकृतिक और प्राकृतिक में डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपका धातु जो है चक्रीय है, तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय है यानी कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, और अनवीकरणीय है यानी कि हमको देखना चाहिए इसमें क्या होगा, ये आपका प्रकृति का हिस्सा है। और नवीकरणीय में ये सारी चीजें जो बायोडिग्रेडेबल है और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, चलिए, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आपका मानव निर्मित। मानव निर्मित में देखिए दो पार्ट हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए में देखिए संरचना और संस्थाएं हैं, बी में देखिए मात्रा और गुणवत्ता है। जहां पर आपका संरचना और संस्थाएं इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, हम डेवलप करते हैं। दूसरे में क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं। भाई मानव क्या करेगा, उसको क्वांटिटी चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए, तो दोनों क्या करेगा, मैन मेड है, तो इसलिए यहां से क्लियर है। ये सारे फेजेस, ये स्टेप इतना अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक ये वाला और ये वाला, ये दो मान लीजिए इस चैप्टर की बेसिस हैं। अगर आपने ये कर लिए तो यकीन मानिए रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं होने वाला। 90% अगर आपने ये क्लियर कर लिया है तो आपको कोई भी कंफ्यूजिंग या कंफ्यूज पार्ट आपको नहीं करेगा, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसाधनों का विकास। कह रहे संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में यापन करने के लिए अति आवश्यक है। क्या रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि रिसोर्सेज ह्यूमन के लिए कितना जरूरी है, आप इसको समझ सकते हैं। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारे जीवन यापन के लिए तो सही है, लेकिन साथ में क्वालिटी और हम लोग कैसे डेवलप करें उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जब संसाधन प्रकृति की देन है तो परिणाम स्वरूप मानव इनका अनाधुन उपयोग किया जाता है। कह रहे कि जिस तरह से सारी हमें रिसोर्सेज आपका नेचुरल ने दी है, नेचर ने यानी कि बाय गॉड है हमें, यानी कि नेचर से मिली हुई चीज को हम क्या कहते हैं, आपका प्रकृति। जिसको हमने स्वयं नहीं बनाया, तो हमने, आप देखिए, क्या सोने को हमने स्वयं बनाया है, क्या लोहे को हमने स्वयं बनाया है, क्या पेड़ों को हमने स्वयं उगाया है, क्या हमने पर्वत पहाड़ पठान मैदान हमने स्वयं बनाए हैं, नहीं। ये क्या है, सब नेचर है। और मानव ने इनका अनाधुन उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा होती है। क्या, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन का हास, संसाधन समाज के कुछ वर्गों के हाथों में आ गया है, जिससे समाज दो हिस्सों में, एक है वो हिस्सा जिसके पास संसाधन संपन्नता है, और दूसरा कौन सा है, संसाधनहीनता, यानी कि जिनके पास संसाधन बहुत कम है। पहली बात तो है नहीं, है तो बहुत रिसोर्सेज है। और इसी को हम कह सकते हैं जिनके पास संसाधन संपन्नता है वो अमीर है, और जिनके पास संसाधन संपन्नता नहीं है वो गरीब है। संसाधनों के अनाधुन शोषण से वैश्विक परिस्थिति में संकट पैदा हो गया है, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षरण और आपका पर्यावरण पोल्यूशन और आपका भूमि नवीकरण आदि सारी चीजें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पोल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या चीजें हैं। और दूसरा हमने इसमें यह भी देखा था कि आपका रिसोर्सेज का आपका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ना होने की वजह से एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास रिसोर्सेज आपका एबिलिटी है, दूसरा यानी जो इनके पास नहीं है, उसी को हम अमीर गरीब के रूप में डिफाइन किया हुआ है। क्लियर है, तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। कह रहे कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। कैसा है, समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो पृथ्वी पर भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कह रहे कि जिस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, आज तो आप कर लीजिए, लेकिन फ्यूचर ऐसा आएगा, हमारा भविष्य ऐसा होगा कि हम कहेंगे कभी हमारे यहाँ, जैसे हम बोलते ना आज कि भारत में आपका टाइगर था, तो आजादी के पहले ही था, अब नहीं। क्लियर है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जिसमें आज भी देखिए हमारे नेचर पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारी अनाधुंध पेड़ों की कटाई,
वन्य जीवों को मारना, वनस्पति को खत्म करना, इन चीजों से हमारे वैश्विक तापमान पर, हमारे जीवन पर, हमारी लाइफ स्टाइल पर, हमारी बीमारियों पर कैसे बारंबारता बढ़ रही है, ये सब हमने प्रकृति का जो अति दोहन किया है और हमने जो आपका रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, उसी से क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी में क्या हो रहा है, खतरे में पड़ रही है। क्लियर है? और ये सारे चीज, उसके कॉजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग में योजना अति आवश्यक है। सतत स्तर का अर्थ है कि सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा, सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा। अब आप क्या कहेंगे कि सर सतत पोषणीय विकास क्या है? इसको आप कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देख लिया? अब देखिए, बी फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ऐसे लिखा था। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया की भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं का अवहेलना न करें। क्या लिखा है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम वर्तमान में इस तरह से अपना डेवलपमेंट करें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संसाधन हम की बचे ही ना। यानी कि हमको इस तरह से प्रयोग करना है कि हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां, जनरेशन, नेचर से वो आपका उनका प्रयोग कर सके। ठीक? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भैया हमको संसाधन कैसे यूज करने हैं ताकि हमारे बाप के पर्यावरण पर कोई भी क्या नहीं पड़े, किसी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े, और हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे और आने वाली भविष्य की पीढ़ी को भी सारी चीजें मिल जाए। तो इसी प्रोसेस को कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहा गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास इसको कहा गया। क्लियर है? इतना याद रहेगा? चले भाई देख ले बच्चों। अब इसी में एक सम्मेलन हुआ था, नाम था रियो डी जनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ने ब्राजील के रियो जनेरो शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन एकत्रित हुआ। यानी कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब किया हमने? जून 1992 को। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व के उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था कि भैया जो हमारे यहाँ आपका पर्यावरण क्षरण हो रहा है उसको संरक्षण कैसे करें, और सोशल और कल्चरल की जो आपका प्रॉब्लम हो गई है उसको कैसे आपका डेवलप करें, उसको इन सब पर उन्होंने बात कही थी। ये सारी बात ढूंढने के ऊपर बात आई थी। क्लियर है? और कह रहे हैं कि इस सम्मेलन में एकत्रित किए गए नेताओं ने भूमंडलीय आपका यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और आपका बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इन्होंने एक आपका डिक्लेरेशन आपका साइन किया, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और आपका जैविक परिवर्तन। ठीक है? और रियो सम्मेलन में क्या किया? भूमंडलीय के वन सिद्धांतों को, हॉरस प्रिंसिपल की सहमति जताई एवं 21 शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 रखा। कह रहे कि अगर आप चाहते हैं कि आप ग्लोबल जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो हमारी आपका बायोडाइवर्सिटी हो रही है, हमारे पर्यावरण को हास पहुंच रहा है, हमारी भूमि खत्म हो रही है, इन सब के लिए एक फॉर्मूला लेके आए और उसका नाम था एजेंडा 21। अब देखिए है क्या एजेंडा 21? यह एक घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र का मतलब है दिस इज अ डिक्लेरेशन। और कब है? 1992 ब्राजील शहर का जो आपका रियो डी जेनेरो में आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एंड आपका डेवलपमेंट जो आपका सम्मेलन हुआ था, यानी कि UNECED माने, यानी किसने करा था? UNCED ने
तत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन ने क्या कराया था आपका, ये आपका रियो वाला क्या करवाया था सम्मेलन, और इसी के तहत क्या आया था, भूमंडलीय जो आपका सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, ग्लोबल सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट हमको हासिल करना है, और इसी की एक कार्य सूची बनाई, और जिसका उद्देश्य क्या था, समान हितों, परस्पर आवश्यकताओं, सम्मिलित यानी कि मिले हुई जिम्मेदारी के अनुरूप विश्व का सहयोग करेंगे, और पर्यावरण में जो क्षति हो रही है, इससे गरीबी और रोग बढ़ रहे हैं, उनका निपटान करेंगे। और यह एजेंडा 21 का आपका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। कैसा था, मुख्य उद्देश्य था। और प्रत्येक स्थानीय निकाय पर अपना क्या करेंगे, एक स्थानीय एजेंडे को आपका नियुक्त करेंगे। यहां तक किसी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों, जितना पढ़ा है यहां तक कोई? पूछ लीजिए बच्चों। अब इसके बाद करते हैं संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग से, कि हम अपने रिसोर्सेज की कैसे प्लानिंग करें। तो संसाधनों का क्या करना है, विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि बहुत उनको यूजेस तरीके से सोच विचार कर उनका प्रयोग करना है, और प्लानिंग और एक आपका सब मान्य रणनीति लानी है। और इसीलिए भारत जैसे देशों में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत विविधता है, यानी कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उसमें क्या है, डाइवर्सिटी है, यानी कि बेसिकली एक ही चीज नहीं मिलती, स्पेसिफिकल और बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है? और भी महत्वपूर्ण है, और यह है प्रदेशों में भी जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे देश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों में अत्यधिक कमी है। और उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु विकास की कमी है। और राजस्थान और पवन सौर ऊर्जा में आपका बहुताया है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। आपका लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ा है। प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में धनी है परंतु जल आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन का नियोजन की क्या है, आवश्यकता है। यानी कि हमको एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपका नेशनल स्तर पर, आपका स्टेट स्तर पर, आपका लोकेलिटी के स्तर पर हमको अपना जितने रिसोर्सेज हैं उनको बैलेंस कर कर यूज करना है। कैसे करना है, बैलेंस कर। चलिए तो एक बार इनका थोड़ा लिस्टिंग कर लीजिए, देख लीजिए कैसे आप बैलेंस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे भारत में आपका क्या इसकी प्लानिंग है, किस तरह से इंडिया में इसको और रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए आपका प्लान कर रहे हैं। इन सभी को हम लोग आपका अपने इस लेक्चर में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले किसी बच्चे का पीछे जितना पढ़ा है, कोई भी डाउट है, कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमने रिसोर्सेज के विषय में पढ़ा, कल उसको हम लोग देखेंगे भारत में क्या प्लानिंग है इसको मैनेज करने के लिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।